राजवंश लोकल डायनेस्टी की बात करेंगे, जिसमें अगर देखें हम लोग तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश के रूप में राजर्षि तुल्य कुलवंश का हम लोग अध्ययन करेंगे। यह क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राजवंश कौन है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राजवंश के रूप में राजर्षि तुल्य कुलवंश को माना जाता है। बेसिक स्रोत की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्यों को, बेसिक जानकारी की अगर बात करें तो राजर्षि तुल्य कुलवंश से संबंधित हमें आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। यह आरंग ताम्रपत्र रायपुर जिले के आरंग नामक जगह से प्राप्त हुआ है और यह आरंग ताम्रपत्र भीमसेन राजर्षि तुल्य कुलवंश से संबंधित अंतिम शासक, छठवें शासक के रूप में भीमसेन द्वितीय से संबंधित है। इस तरह से इनकी राजधानी के रूप में अगर देखें, राजधानी की अगर बात करें तो राजर्षि तुल्य कुलवंश की राजधानी आरंग रही। इसी क्षेत्र में इनका शासनकाल रहा। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। इसी आरंग ताम्रपत्र से हम कह सकते हैं कि भीमसेन द्वितीय का उल्लेख इस क्रम में, इस वंश के क्रम में ये छठवें क्रम के राजा हुए, ये छठवें क्रम के शासन किए और इन्हीं आरंग ताम्रपत्र से इस राजर्षि तुल्य कुलवंश से संबंधित अन्य राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। अगर बात करें तो इसमें हमें सूर दयित प्रथम देखें हम लोग, सूर दयित प्रथम, विभीषण भीमसेन प्रथम, इसी तरह दयित द्वितीय और अंत में भीमसेन द्वितीय। इसी भीमसेन द्वितीय का संबंध आरंग ताम्रपत्र से है। इसी आरंग ताम्रपत्र में उल्लेख है कि इनसे पहले इन पांच राजाओं का शासन के प्रमाण मिलते हैं। इन पांच राजाओं का शासन दक्षिण कोशल में था। इनका प्रमाण हमें इस आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। इस आरंग ताम्रपत्र से हमें और कई अन्य जानकारी भी प्राप्त होती है, जिनमें प्रमुख रूप से राजर्षि तुल्य कुलवंशों ने अपने शासन के अंतर्गत गुप्त संवत का प्रयोग किया है। गुप्त संवत का प्रयोग किया है मीन्स इन्होंने गुप्त वंश के अधीनता को स्वीकार किए होंगे। इसी गुप्त संवत के क्रम में इनका तिथि क्रम देखने को हमें 182 से 282 के बीच में मिलता है। इतिहासकारों के बीच में इस क्रम में मतभेद है। अगर देखें, कई इतिहासकार 182 को मानते हैं। इस 182 को अगर इनके तिथि क्रम का माने तो 182 चूँकि गुप्त संवत है, इस तरह से 501 ईस्वी, या 282 को माने तो 601 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा होगा। 501 चूँकि यह गुप्त संवत है और गुप्त संवत 319 से स्टार्ट हुआ था। इस तरह से इसमें 319 अगर हम एडअप करते जाएं तो हमें यह क्रम मिल जाएगा 501 ईस्वी और 601 ईस्वी। इस तरह से इनका शासनकाल अगर देखें तो गुप्त संवत तिथि 182 से 282 या 501 ईस्वी से 601 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल इस क्षेत्र में रहा होगा। इन्होंने गुप्तों की अधिसत्ता स्वीकार भी की थी। साथ ही साथ देखें तो जो आरंग ताम्रपत्र है उसमें इस आरंग ताम्रपत्र में जो मुद्रा अंकित है, इस मुद्रा में सिंह का चिन्ह अंकित है। सिंह का चिन्ह अंकित है। इस तरह से यह महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखेंगे कि राजर्षि तुल्य कुलवंशों ने अपने मुद्रा में किस चिन्ह का प्रयोग किया था। सिंह का चिन्ह का प्रयोग किया गया था। गुप्त संवत 182 से 282, 501 से 601 ईस्वी के बीच में इनका शासन क्षेत्र रहा। शासन क्रम में बात करें तो भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र से संबंधित है, जो कि इस क्रम में छठे क्रम के शासक थे और इससे पहले 5 राजाओं का शासन इस आरंग क्षेत्र में रहा। चूँकि यह छत्तीसगढ़ के प्रथम
प्रथम राजवंश के रूप में इसे हम देखते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राजवंश के रूप में किस राजवंश को जानते हैं, तो राजर्षि तुल्यकुल वंश के राज को हम लोग जानते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं नलवंशी शासक के बारे में। हमने राजर्षि तुल्यकुल वंश, स्थानीय राजवंश के बारे में देखा। आगे हम बात करेंगे नलवंशी की। आगे हम बात करेंगे नलवंश की। इससे पहले बेसिक तथ्यों को अगर जाने तो नलवंश की राजधानी अगर देखें, नलवंश की राजधानी अगर देखें तो पुष्करी भोपालपट्टनम क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अंतर्गत, साथ ही साथ कोरापुट क्षेत्र कांकेर उड़ीसा क्षेत्र में नलवंशी शासकों का शासन क्षेत्र रहा। वहीं शासनकाल की अगर बात करें तो नलवंशियों का शासनकाल 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में रहा। 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में रहा। वहीं संस्थापक की अगर बात करें तो नलवंशियों का संस्थापक सिसुक, नलवंशी का संस्थापक सिसुक तथा वास्तविक संस्थापक के रूप में वराहराज को जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में वराहराज को जाना जाता है। साथ ही साथ नलवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो कोंडागांव के समीप नलवाड़ी ग्राम को नलवंशों से संबंधित जोड़ा जाता है। यह माना जाता है किसी नलवाड़ी ग्राम से ही इस वंश का नाम नलवंश पड़ा। साथ ही साथ कोंडागांव के एडेंगा नामक जगह से कुल 32 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुए हैं। अलग अलग राजाओं से संबंधित कुल 32 स्वर्ण मुद्रा हमें नलवंशियों से संबंधित प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हमने बेसिक तथ्यों को या जानकारी के स्रोत के रूप में देखें तो नलवाड़ी ग्राम कोंडागांव के समीप, साथ ही साथ कोंडागांव के एडेंगा ग्राम से 29 स्वर्ण मुद्रा, इस तरह से 29 स्वर्ण मुद्रा। और संस्थापक की बात करें तो सिसुक वास्तविक संस्थापक के रूप में वराहराज को 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इनका शासन क्षेत्र पुष्करी भोपालपट्टनम क्षेत्र कोरापुट क्षेत्र में रहा, ऐसा माना जाता है। आइए इनसे संबंधित अन्य तथ्यों को जानने से पहले राजाओं को हम लोग जान लें। पहले हमें इसके राजाओं के नाम तो याद होने ही चाहिए ताकि उनसे जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स को हम लोग इजीली याद कर सकें। इसी क्रम में अगर देखें तो सिसुक, ब्यागराज, वृषभराज, आगे अगर जाएं तो बराहराज, भावदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन। आगे क्रम में देखें तो स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन तथा अंतिम शासक के रूप में नरेंद्र थबल को जाना जाता है। तो इस तरह से नलवंशी से संबंधित हम याद करके रखेंगे सिसुक, ब्यागराज, वृषभराज,
क्रम बना के याद कर सकते हैं। इसमें 3 क्रम में इसको पहले याद रखिएगा, वृषभराज, व्यागराज, वृषभराज, वराहराज, एक तरह से आपको देखने को मिलेगा। भावदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ स्तंभराज, नंदराज और पृथ्वीराज। आगे अगर क्रम में देखें तो विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वीव्याघ्र, भीमसेन और नरेंद्र थबल। इसी तरह पार्ट्स में अगर बांट के अब याद रखें तो आपको ज़्यादा आसानी से और लंबे समय के लिए आपको यह मेमोराइज रहेगा। इसी क्रम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कई राजाओं के नाम और अन्य वंशों के राजाओं के नाम को एक साथ सम्मिलित करके आपको दे दिया जाएगा। और कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि सपोज इनमें पूछा जाए कि इनमें से कौन से राजा का नाम नलवंशी से संबंधित नहीं है। इनमें हो सकता है 3 आपको नलवंशी से संबंधित दे दे, एक आध आपको अन्य राजवंशों से संबंधित राजाओं के नाम दे दिए गए हों। तो इस तरह से आपको अगर नाम याद हैं तो इजीली स्टेप्स के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। इसी क्रम में देखें, शिशुक को नलवंशी से संबंधित संस्थापक के रूप में जाना जाता है। व्यागराज की अगर बात करें तो व्यागराज का वर्णन हरिसेन द्वारा कृत हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत हरिसेन द्वारा कृत प्रयाग प्रशस्ति में यह उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने नलवंशी शासक महाकांतार के शासक व्यागराज को पराजित किया था समुद्रगुप्त के द्वारा इनको पराजित किया गया था। और साथ ही साथ व्यागराज को पराजित कर समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। इस बातों का उल्लेख हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से इन तथ्यों को याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित कर व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। इसी तरह वृषभराज की अगर बात करें तो उन्होंने सत्ता का संचालन इनके द्वारा किया गया। आगे इसी क्रम में देखें तो वराहराज 400 से अगर देखें तो 400 से 440 ईस्वी के बीच में इनका वर्णन मिलता है। 400 से 440 ईस्वी के बीच में वराहराज का शासनकाल रहा। वराहराज को नलवंशी शासक में प्रमुख रूप से वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में वराहराज को माना जाता है। साथ ही साथ हमने अपने बेसिक तथ्यों में देखा था नलवंशी से संबंधित 32 स्वर्ण मुद्राएं कोंडागांव के एडेंगा से प्राप्त हुआ है। कोंडागांव के एडेंगा से प्राप्त हुआ है। यही कोंडागांव के एडेंगा से जो 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं उनमें से 29 स्वर्ण मुद्राएं वराहराज से संबंधित हैं। इस तरह से माना जाता है कि वराहराज का शासनकाल सुख और समृद्धि से परिपूर्ण था और एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में वराहराज ने नलवंशी शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में कोंडागांव के एडेंगा नामक ग्राम से प्राप्त कुल 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 29 स्वर्ण मुद्राएं वराहराज से संबंधित माना जाता है, जिनका शासनकाल 400 से 440 ईस्वी के बीच में अनुमानित किया गया है। इसी क्रम में आगे देखें तो भावदत्त वर्मन वराहराज के बाद इसका उत्तराधिकारी भावदत्त वर्मन हुआ। वराहराज के बाद इसका उत्तराधिकारी भावदत्त वर्मन हुआ। इनका शासनकाल अगर देखें तो 440 से 460 ईस्वी के बीच में माना जाता है। वराहराज के बाद भावदत्त वर्मन इसके उत्तराधिकारी के रूप में नलवंशी शासक के रूप में इन्होंने 440 से 460 के बीच में शासन किया। साथ ही साथ स्वर्ण मुद्राओं की अगर बात करें तो वह एडेंगा के कुल 32 स्वर्ण मुद्राओं में से एक स्वर्ण मुद्रा
एक स्वर्ण मुद्रा का संबंध भवदत्त वर्मन से है। हमने देखा कुल 32 में से 29 स्वर्ण मुद्रा बरहराज से, एक स्वर्ण मुद्रा भवदत्त वर्मन से है। इसी क्रम में देखें तो भवदत्त वर्मन के दो पुत्र हुए अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। याद रखिएगा, भवदत्त वर्मन के दो पुत्र हुए अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। इसी क्रम में अगर आगे देखें तो इनके दो पुत्रों में से अर्थपति भट्टारक की अगर बात करें तो इनका शासनकाल 460 से 475 ईस्वी के बीच में रहा। 460 से 475 ईस्वी के बीच में रहा। स्वर्ण मुद्राओं से संबंधित अगर देखें तो वहीं एडेंगा से प्राप्त 32 स्वर्ण मुद्राओं में से दो स्वर्ण मुद्रा का संबंध अर्थपति भट्टारक से था। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भट्टारक शब्द साथ ही साथ युवराज शब्द का घोतक है। साथ ही साथ इससे यह पता चलता है कि अर्थपति भट्टारक भवदत्त वर्मन का ज्येष्ठ पुत्र था। इनका शासनकाल की अगर बात करें तो 460 से 475 ईस्वी के बीच में और कोंडागांव के एडेंगा नामक जगह से इनसे संबंधित दो स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। इसी तरह इनके अन्य शासनकाल में अगर देखें तो अर्थपति भट्टारक का संघर्ष हमने देखा ही था। वाकटक वंशियों का संघर्ष नलवंशी शासकों से रहा था। इसी क्रम में भवदत्त वर्मन की अगर बात करें जो कि अर्थपति भट्टारक के पिता थे, तो भवदत्त वर्मन से संबंधित रिद्धिपुर अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता था कि भवदत्त वर्मन का संघर्ष वाकटक वंशी शासक नरेंद्र सेन से हुआ और भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख से इन्होंने वाकटक वंशी शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर भवदत्त वर्मन ने अपने शासन क्षेत्र को नागपुर और बरार तक विस्तृत कर लिया था। अब इसी संघर्ष के क्षेत्र में अगर देखें तो भवदत्त वर्मन का पुत्र अर्थपति भट्टारक का भी संघर्ष वाकटक वंशियों से रहा और वाकटक वंशी शासक पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। इसका उल्लेख हमें अर्थपति भट्टारक से संबंधित केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है कि वाकटक वंशी शासक पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया तथा इसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया गया था वाकटक वंशी शासक पृथ्वी सेन के द्वारा। और साथ ही साथ भवदत्त वर्मन ने जिन क्षेत्रों को विजित कर लिया था उसे पुनः वाकटक वंशी के शासक पृथ्वी सेन के द्वारा अर्जित कर लिया गया। इससे संबंधित हमने तथ्यों को वाकटक वंश में भी देखा था। इसी क्रम में अब आगे बढ़ें तो अर्थपति भट्टारक जो कि स्कंद वर्मन का भाई था, अर्थपति के बाद उसका शासनकाल स्कंद वर्मन का शासनकाल रहा। इससे संबंधित स्कंद वर्मन से रहा और स्कंद वर्मन की अगर बात करें तो स्कंद वर्मन ने वाकटक वंशी शासक देवसेन को पराजित किया था। स्कंद वर्मन ने वाकटक वंशी शासक देवसेन को पराजित किया था। इसका उल्लेख हमें स्कंद वर्मन से संबंधित पोड़ागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। पोड़ागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, पोड़ागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है तो स्कंद वर्मन से संबंधित है। अभी हम बात कर रहे हैं स्कंद वर्मन की। तो याद रखिएगा, स्कंद वर्मन का संबंध पोड़ागढ़ अभिलेख से है और इस पोड़ागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंद वर्मन ने वाकटक वंशी शासक देवसेन को पराजित किया था। याद रखिएगा, देवसेन को पराजित किया था और अपनी राजधानी पुष्करी को इन्होंने पुनः बसाया पोड़ागढ़ के रूप में। और साथ ही साथ इस पोड़ागढ़ में ही इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इस पोड़ागढ़ अभिलेख की शुरुआत
हम विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे से होता है विजेता थे, विजेता हैं, विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे, विजेता रहेंगे। इन शब्दों से पोड़ागढ़ अभिलेख की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह उल्लेख किस अभिलेख से है और इस अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है या किस राजा से है पर्टिकुलर। तो स्कंदवर्मन से है पोड़ागढ़ अभिलेख। इसकी शुरुआत विजेता थे, विजेता हैं, विजेता रहेंगे से होता है। इनसे जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदवर्मन ने वाकटक वंशी शासक देवसेन को पराजित किया था और अपनी राजधानी पुष्करी को इन्होंने पुनः बसाया था तथा पोड़ागढ़ अभिलेख के अकॉर्डिंग इन्होंने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इनसे संबंधित इतने फैक्ट्स को हम लोग याद रखेंगे। आगे की अगर बात करें तो हमें स्तंभराज और नंदराज से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने इससे पहले देखा स्कंदवर्मन और पृथ्वीराज के बीच में नलवंशी शासकों का वर्णन विस्तृत रूप से हमें प्राप्त नहीं होता, मगर दुर्ग जिले के कुलिया नामक ग्राम से कुलिया नामक ग्राम से हमें प्राप्त मृद भांड से इन राजाओं का उल्लेख मिलता है, स्तंभराज और नंदराज का। इस तरह से दुर्ग जिले के कुलिया से प्राप्त मृद भांड से हमें स्तंभराज और नंदराज का उल्लेख हमें मिलता है। इसी तरह आगे क्रम में अगर हम बढ़ें तो हम प्रमुख रूप से देखेंगे विलासतुंग का। विलासतुंग इसी कुलिया से प्राप्त होता है कि विलासतुंग के पिता विरूपाक्ष थे और विरूपाक्ष के पिता पृथ्वीराज थे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज विरूपाक्ष का पिता था और विरूपाक्ष विलासतुंग के पिता थे। विलासतुंग के पिता थे। प्रमुख रूप से अब देखेंगे हम लोग विलासतुंग की बात करेंगे। विलासतुंग की बात करें तो विलासतुंग से संबंधित हमें 700 से 740 ईस्वी के बीच में राजिम अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। राजिम अभिलेख से प्राप्त होता है कि इन्होंने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था। याद रखिएगा, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसी राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। विलासतुंग विरूपाक्ष के पुत्र थे, जिनका देखें तो 700 से 740 ईस्वी में इन्होंने राजिम अभिलेख के अकॉर्डिंग राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। विलासतुंग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसी तरह विलासतुंग नलवंशी से संबंधित महत्वपूर्ण शासकों के रूप में जाने जाते हैं। आगे अगर देखें तो विलासतुंग के बाद इनके शासन क्षेत्र में पृथ्वी व्याघ्र ने शासन किया। साथ ही साथ पृथ्वी व्याघ्र के बाद 150 वर्षों तक नलवंशी से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त नहीं होता। और इसी क्रम में अगर देखें तो भीमसेन से गंजाम कोरापुट क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। भीमसेन से संबंधित देखें तो गंजाम अभिलेख से हमें गंजाम कोरापुट क्षेत्र अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। इसी तरह अंतिम शासक के रूप में देखें तो नरेंद्र थबल, इसी तरह नलवंशी से शासकों के क्रम में देखें तो नरेंद्र थबल को नलवंशी शासकों के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। इसी तरह हमने नलवंशी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और विस्तृत रूप से हमने देखा कि नलवंशी शासकों में कौन कौन से शासक सम्मिलित थे, उनका शासन क्षेत्र कहाँ था और उनका संघर्ष किन से चला। इसी तरह हम आगे भी
छत्तीसगढ़ के इन शासकों को, राजवंशों को हम लोग वन बाय वन डील करते चले जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए।